दोस्तों ये स्टोरी का 19वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं, तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। शिवाय ने हीर से कहा, खुद को देखो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं हो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां चाचू के पीछे घूमती हैं। कमाल कर दिया तुमने, 4 महीने में तुम चौधरी खानदान से उठकर रघुवंशी खानदान में आ गई। नौकरानी बनने की औकात भी नहीं है तुम्हारी और तुम इस घर की मालकिन बनने वाली हो। हीर तो बस आंखों में आंसू लिए हुए शिवाय की कड़वी बातें सुन रही थी। शिवाय आगे बोला, तुम्हें पता है रघुवंशी खानदान में एंट्री लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अफ़सोस तुमने भी की होगी, मेरे चाचू का कोमल हार्ट है और तुमने उन्हें अपने आँसुओं से फँसा दिया है। मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, तुम चाचू को छोड़ दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूँगा। तुम खुद ही सोचो, तुम कहीं से भी चाचू के लायक नहीं हो, तुमसे शादी करके चाचू की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा। हीर अब भी कुछ नहीं बोली। वह सिवाय से क्या ही बोलती, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सिवाय उससे ऐसी बातें करेगा। तभी किचन में बबीता आंटी आ गई। बबीता को देखकर सिवाय किचन से चला गया और हीर ने भी जल्दी से अपने आंसू साफ करके खाना बनाने लगी। हीर से खाना बनाया नहीं जा रहा था, उसके कानों में बार बार सिवाय की आवाज गूंज रही थी। लेकिन फिर भी हीर ने जैसे तैसे करके दोपहर का खाना बना दिया। हीर ने बबीता आंटी को देखकर कहा, क्या आप सबको खाना खिला देंगी? बबीता ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर अपने कमरे में चली गई। हीर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। सिवाय ने हीर को इतने कड़वे शब्द कहे थे कि हीर का रोना लाजमी था। उसने तो जैसे-तैसे खुद को कंट्रोल करके खाना बनाया था। सबने दोपहर का खाना खा लिया, लेकिन हर्षवर्धन ने काम के चलते खाना नहीं खाया। हीर भी अपने कमरे में रो रही थी, उसने भी खाना नहीं खाया। करीब शाम के 5 बजे हर्षवर्धन ने हीर को आवाज़ लगाना शुरू किया। हीर अब काफ़ी हद तक अपने आप को सँभाल चुकी थी। हर्षवर्धन की आवाज़ सुनकर हीर हर्षवर्धन के पास आकर बोली, आप मुझे बुला रहे थे साहब? हर्षवर्धन ने हीर की तरफ नहीं देखा और बोला, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। हीर किचन में गई और हर्षवर्धन के लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर हीर हर्षवर्धन के पास गई। हर्षवर्धन अपने कमरे की बालकनी में पड़े सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। हीर ने चाय हर्षवर्धन के सामने रखी हुई टेबल पर रख दी। हर्षवर्धन अपनी उंगलियां लैपटॉप पर ही चला रहा था। हीर थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली, साहब मुझे आपसे शादी नहीं करनी। हीर के यह शब्द जब हर्षवर्धन के कानों में पड़े तो उसने हैरानी से हीर को देखा। हीर तो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने हीर की बात को इग्नोर करते हुए कहा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं कहा। हीर एक ही लाइन में जवाब देते हुए बोली। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ा ली। हर्षवर्धन बोला, और अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो कहाँ जाओगी? वापस चौधरी साहब के घर? हीर हाँ करते हुए बोली। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ नहीं देखा और बोला, तुम उस नर्क में वापस जाना चाहती हो, लेकिन मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वैसे तो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? हर्षवर्धन इतना तो समझ गया था कि हीर को किसी ने कुछ कहा है। यह बातें हीर के दिमाग में पनप नहीं सकती। हर्षवर्धन हीर की बातों में घुमाकर जानना चाहता था कि उससे किसने क्या कहा है। हीर चुपचाप खड़ी रही। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, बताओ मुझे क्यों नहीं करना चाहती तुम यह शादी? हीर ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। हीर को डर था कि कहीं वह हर्षवर्धन के सामने रोने ना लग जाए। हीर ने फिर से हिम्मत करके अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं हो। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी गर्दन उठाकर हीर को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। एक मीठी सी मुस्कुराहट। उस मुस्कुराहट में साफ दिख रहा था कि उसे हीर की बातों पर विश्वास नहीं है। हर्षवर्धन ने मन ही मन मुस्कुराकर खुद से कहा, एक से एक बिजनेसमैन अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पीछे पड़े हैं और हीर की मासूमियत देखो, मेरे मुंह पर ही कह रही है मुझे आप पसंद नहीं हो। हीर, इतनी मासूमियत लेकर कहाँ जाओगी? आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। हर्षवर्धन बोला, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो नहीं करती यह शादी। वैसे मेरी बड़ी भाभी कहा करती थी मैं बहुत स्मार्ट हूँ,
पर शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मैं शादी पर बहुत खर्च कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारी डाउन पेमेंट कर दी है, तुम्हें भी इतनी सारी शॉपिंग करवा दी है, मेरे खर्चे का क्या? वह कैसे चुकता होगा? हीर के पास हर्षवर्धन के सवालों का जवाब नहीं था। हीर चुपचाप खड़ी थी। हर्षवर्धन फिर बोला, और बताओ तो मेरा खर्चा कैसे कवर होगा? मेरा तो नुकसान हो गया। हीर ने हिम्मत करते हुए बोली, साहब, अगर मैं आपके घर में सारा काम बिना तनख्वाह लिए करूं तो क्या आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? हीर की बात पर हर्षवर्धन को बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन फिलहाल हर्षवर्धन जानना चाहता था कि हीर को किसने गलत बोला है। हर्षवर्धन बोला, हाँ, अगर तुम सारा काम करोगी तो 10 साल में सारा नुकसान की भरपाई हो जाएगी, पर तुम सारा काम कर लोगी? तुमसे तो हो पाएगा इतनी बड़ी हवेली का काम? हीर तपाक से बोली, हाँ साहब, मैं कर लूंगी सारा काम, फिर आपके नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी, अब तुम जाओ, रात के खाने की तैयारी कर लो। हीर अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई हर्षवर्धन के पास से चली गई। हीर इस बात से अनजान थी कि सिवाय हर्षवर्धन और हीर दोनों की बात सुन रहा था। सिवाय के दिल ने सिवाय को घूर कर देखा और बोला, कितने इनोसेंट है हीर, और एक तुम हो जो उसे इतना कड़वा बोल रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की की कहानी में तुम क्या कर रहे हो। सबसे ज्यादा हार्टेड तुम ही हो, किसी का दिल दुखाते हुए तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता। सिवाय के दिल ने सिवाय को जी भरकर डांटा। सिवाय भी चुपचाप अपने कमरे में आ गया। हीर हर्षवर्धन की बात सुनकर सिवाय को लगने लगा था कि शायद वह गलत है। हीर सच में इनोसेंट है। हीर ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया था और हर्षवर्धन की बातों पर यकीन भी कर लिया था। उसने मान लिया था कि अब उसकी और हर्षवर्धन की कभी शादी नहीं होगी। हीर तो रात का खाना बनाने के लिए किचन में काम कर रही थी। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हीर खड़ी होकर सबको खाना सर्व कर रही थी। हीर घूमकर जब दिव्यांश के पास गई तो दिव्यांश बोला, चाची, हम खुद खा लेंगे, आप भी बैठकर खा लो। हीर ने दिव्यांश की बातों को इग्नोर कर दिया और घूमकर हर्षवर्धन को खाना सर्व करने लगी। विराज ने भी दिव्यांश की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा, सिंड्रेला चाची, हम खा लेंगे, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। आप भी पूरा दिन खाना बनाने में बिजी रहती हो, आप भी थक गई होगी। चाची, वैसे भी परसों आपकी और चाचू की सगाई है, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। हीर ने भी कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप हर्षवर्धन के बराबर में खड़ी रही। किसी को देख नहीं रही थी, अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और काफी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर भी रही थी। पैंथर कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हर्षवर्धन ने पैंथर को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, मेरी और हीर की शादी नहीं होगी। हर्षवर्धन की बात सुनकर सबके हाथ रुक गए, सिवाय हर्षवर्धन की तरफ नहीं देख रहा था, वह खाली चम्मच बाउल में घुमा रहा था। राजवीर ने पूछा, अचानक क्या हो गया चाचू? आप तो शादी के लिए एक्साइटेड थे ना? आपने तो कितनी सारी बुकिंग भी कर ली, सारे मेहमानों को इनविटेशन कार्ड भी भेज दिया। अब आप कह रहे हो कि आपको हीर चाची से शादी नहीं करनी। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा जो नजर झुकाए खड़ी थी। हर्षवर्धन फिर बोला, मुझे तो करनी है हीर से शादी, लेकिन हीर को मुझसे शादी नहीं करनी। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने कहा, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, डिनर करो और अपने अपने कमरे में चले जाओ। अपने गुस्से से मजबूर दिव्यांश डाइनिंग टेबल से उठ गया और एक चम्मच लेकर टेबल पर मारते हुए बोला, चाचू, आप सिंड्रेला चाची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने उन्हें शादी करने की उम्मीद दी है तो आपको इनसे शादी करनी चाहिए, और अगर आप उनसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। हर्षवर्धन की बातों से विराज, राजवीर, पैंथर भी हर्ट हो गए। राजवीर ने बात को संभालते हुए कहा, दिव्यांश, प्लीज तुम शांत हो जाओ, कोई ना कोई रीजन होगा। राजवीर ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू, प्लीज बताइए, आप और सिंड्रेला चाची शादी क्यों नहीं करना चाहते?
सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया? आपका मन कैसे बदल गया? हर्षवर्धन आराम से बोला, कहाँ मैं दुनिया घूमा हूँ या गांव से बाहर नहीं निकली। मुझे 4 लैंग्वेज आती हैं, हीर को तो हिंदी के सिवा कुछ नहीं आता। मेरे पीछे एक से एक लड़की पागल हैं और हीर तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। हीर मेरे लायक नहीं है। यह सब बातें हीर को किसी ने कही हैं, इसलिए हीर ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। हीर ने अनपढ़ होकर मुझे फंसा लिया और मैं इतना सीधा साधा हूँ कि हीर के फंसाने से फंस गया। तुम सबको पता है हीर को बहुत अच्छे भजन आते हैं। सुबह मेरी आंख हीर के भजन सुनकर ही खुलती है और हीर भगवान में बहुत श्रद्धा रखती है, बिल्कुल यशोदा भाभी की जैसी। फिर भी हीर ने अपने दिमाग से प्लानिंग की और चौधरी निवास से निकलकर रघुवंशी हवेली आ गई। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय को बुरा लग रहा था। शिवाय की हिम्मत हर्षवर्धन की तरफ देखने की नहीं थी, जबकि हर्षवर्धन गुस्से में बस शिवाय को ही देख रहा था। हर्षवर्धन जान चुका था कि शिवाय के अलावा हीर को कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं करना चाहता हूँ हीर से शादी, पर तुम्हारी चाची ही नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यह सारे सवाल हीर से पूछो, मुझसे नहीं। हर्षवर्धन एक्सप्लेन कर चुका था। सब हीर की तरफ देखने लगे। हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। हीर कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। उसके पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह सबसे क्या कहती कि शिवाय नहीं चाहता कि वह हर्षवर्धन से शादी करे, इसलिए चुपचाप सबके सवाल भरी नजरों को देख रही थी। हीर को चुप देख कर दिव्यांश फिर बोला, चाची आप अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हो? अब तो हीर की आंखों में ठहरा पानी बह गया। हर्षवर्धन शिवाय की तरफ देखकर बोला, हीर के पेरेंट्स नहीं हैं। हीर छोटी थी तभी उसके माँ बाप की डेथ हो गई। यह सुनकर शिवाय, जो पहले ही गिल्ट में था, ज्यादा गिल्ट से भर गया। दिव्यांश से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। दिव्यांश बोला, अगर चाची के माँ बाप नहीं हैं तो वह जाएगी कहाँ? आप चाची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी बार कहूँ दिव्यांश, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारी चाची खुद मेरे पास आई थी कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब तुम ही बताओ, क्या मैं हीर के साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? हर्षवर्धन सफाई देते हुए बोला। 10 मिनट तक डाइनिंग टेबल पर खामोशी रही। हर्षवर्धन अब सख्ती से बोला, अपना अपना डिनर खत्म करो और कमरे में जाओ। दिव्यांश को गुस्सा आ गया। वह बिना डिनर करे अपने कमरे से चला गया। दिव्यांश चला गया तो पैंथर को वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। पैंथर भी चला गया। धीरे धीरे सब चले गए, लेकिन शिवाय और आर्या वहीं बैठे थे। हर्षवर्धन हीर को देखकर बोला, तुम जाओ अपना काम कर लो। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में जाकर किचन के बर्तन समेटने लगी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर हर्षवर्धन और शिवाय ही बैठे थे। आर्या तो ना के बराबर ही थी। हर्षवर्धन ने बहुत आराम से कहा, सिवाय मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहते कि मैं हीर से शादी करूं और ना ही तुम्हें हीर मेरे लिए पसंद है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने ही हीर को यह सारी बातें कही हैं जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन सिवाय तुम्हें एक बात बताऊं, हीर सच में बहुत इनोसेंट है। उसे मैंने अपने लिए पसंद किया है तो कुछ सोच कर ही पसंद किया होगा। प्लानिंग करना, झूठ बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, यह सब हीर की फितरत में है ही नहीं। जैसा तुम सोचते हो हीर वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम जानते हो हीर ने मुझे क्या कहा? साहब, मैं बिना तनख्वाह के इस हवेली का सारा काम करूंगी तो आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। हीर की यह बात मेरे दिल पर लग गई। नैना के पीछे रघुवंशी मेंशन में 10 नौकर चलते थे, तब भी नैना उस घर में खुश नहीं थी। यहाँ हीर 10 नौकर का काम अकेले करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम हीर से खुश नहीं हो। शिवाय हर्षवर्धन की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि शिवाय को इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। हर्षवर्धन ने फिर कहा, तुम जानते हो शिवाय, हीर मेरे साथ पिछले कई महीनों से रह रही है। इस बीच हीर ने एक बार भी मुझे नजर भरकर उठाकर नहीं देखा। अगर तुम मेरे कपड़े पहनकर उसके पास जाओगे तो शायद पहचान भी ना पाए। इस लड़की ने कभी भी मुझे नजर भरकर नहीं देखा, वह बस मेरी आवाज से मुझे पहचानती है। और तुम्हें लगता है कि उसने मुझे फंसा लिया? जिसने मुझे ध्यान से देखा नहीं, वह मुझे फंसाएगी कैसे? चलो सिवाय मान लेते हैं कि मुझे फंसाने के लिए यह सब नाटक किया, तो कोई कितने दिन तक नाटक कर सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीनों तक कोई नाटक नहीं कर सकता।
नाटक करने वाली लड़कियां अलग ही होती हैं और हीर उनमें से नहीं है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यह बातें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं चाहता हूं कि तुम हीर को अपना मानो। अगर तुम चाहते हो कि यह शादी ना हो तो यह शादी नहीं होगी। उस एक्सीडेंट के बाद घर की पगड़ी मेरे सर पर है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से परिवार का एक भी सदस्य परेशान हो। अगर मेरी और हीर की शादी से तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं यह शादी नहीं करूंगा। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गया। शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर चेयर पर टिक गया। शिवाय का चेहरा भी उदास हो गया था। शिवाय को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठा और उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, तुमने अच्छे से खाना खाया? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ और खाना है? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़कर उठाया और कमरे की तरफ चला गया। शिवाय जब आर्या का हाथ पकड़कर जा रहा था तो उसकी नजर किचन पर पड़ी। किचन में हीर बहुत सारे बर्तन धो रही थी। शिवाय आर्या को कमरे में लेकर आया। शिवाय बहुत परेशान था। वह किसी से बात करना चाहता था, लेकिन आर्या अभी इस हालत में नहीं थी कि वह शिवाय की बात समझ सके। आर्या शिवाय से बातें करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय ने अपना फोन निकाला। उसने एक गेम लगाकर आर्या को दे दिया। आर्या गेम खेलने में बिजी हो गई। शिवाय बालकनी में चला गया। शिवाय बेचैन हो रहा था। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने गड़बड़ की है, इस गड़बड़ को वह ठीक कैसे करे। तभी दिव्यांश शिवाय के कमरे में गुस्से से आया। दिव्यांश ने एक नज़र आर्या को देखा जो गेम खेलने में बिजी आर्या थी। आर्या के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट को देखकर दिव्यांश को अच्छा लगने लगा। अगले ही पल दिव्यांश शिवाय के पास बालकनी में चला गया। दिव्यांश को शिवाय पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। दिव्यांश भी समझ गया कि शिवाय के अलावा हीर को किसी ने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश ने गुस्से में मगर धीरे से कहा, यकीन नहीं आता, जिस लड़की के साथ तू जबरदस्ती करने पर उतर आया था, उस लड़की का तो इतना ख्याल रख रहा है। शिवाय ने दिव्यांश को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। शिवाय के पास शब्द ही नहीं थे। दिव्यांश को क्या सफाई देता। दिव्यांश ने दांत पीस कर फिर बोला, खैर छोड़ो, मैं तेरे और इस बच्ची के बारे में बात नहीं करने आया हूँ, चाचू के बारे में बात करने आया हूँ। तेरी प्रॉब्लम क्या है तू अच्छे से जानता है ना। पिछले 4 साल से चाचू ने शादी करने का डिसीजन नहीं लिया। अब वह सिंड्रेला चाची से शादी करना चाहते हैं तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सिवाय तूने एक बार नहीं सोचा, वह एक्सीडेंट के बाद चाचू ने हम सबको कितना संभाला। उन्हें भी सहारे की जरूरत थी, लेकिन उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। फिर भी वह हमारा सहारा बने, या जो हमारी फैमिली एक साथ है वह बस चाचू के सेक्रीफाइस की वजह से है। चाचू चाहते तो किसी भी लड़की से शादी करके पीहू को लेकर किसी भी कंट्री में सेटल हो जाते। उन्होंने हम चारों का ठेका नहीं उठा रखा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बड़े होने का फर्ज निभाया। उन्होंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नैना चाची जैसी दूसरी कोई लड़की मिले। फिर अब उन्हें एक सिंपल अच्छी सुलझी हुई लड़की मिली है तो तुमने उनकी शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब तू सोचेगा कि मुझे कैसे पता कि हीर चाची को तूने ही कुछ कहा है। तेरे बिना कोई नहीं कह सकता। सबको पता है कुम्हार के बिना गधे पर कोई नहीं चढ़ता। कोई नहीं कहेगा तेरे मुंह पर, लेकिन सब जानते हैं कि तुझे ही पसंद नहीं है। अब तो तेरे दिल को तसल्ली मिल गई होगी। मुझे तो समझ नहीं आता तुझे हीर चाची से प्रॉब्लम क्या है। उनके तो पेरेंट्स भी नहीं हैं, अनाथ हैं। हीर को अगर चाचू से शादी करके उन्हें खुशी मिल जाती है तो तू क्यों परेशान है, तू क्यों दुखी है। सिवाय किसी के प्यार का मजाक नहीं बनाते, वरना भगवान उसका प्यार उससे छीन लेता है। यह बात सुनते ही सिवाय की नज़र आर्या पर गड़ गई जो बैठकर गेम खेल रही थी। सिवाय को यह बात थोड़ी सी चुभ गई। क्यों चुभ गई उसे भी नहीं पता था। दिव्यांश ने थोड़ा गुस्से से कहा, सिवाय मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या है चाची से। सिवाय ने आखिरकार धीरे से कहा, मुझे लगा वह नैना चाची जैसी हैं। दिव्यांश गुस्से में बोला, आंखें नहीं है तेरे पास, दिमाग नहीं है तेरे पास, ऑब्जर्व नहीं कर सकता कुछ चीजें बिना सोचे समझे। पता नहीं
क्या कह दिया तूने चाची से? अब शिवाय इरिटेट हो गया क्योंकि दिव्यांश बहुत देर से उसे डांट रहा था। शिवाय बोला, हो गई गलती, मुझे लगा यह लड़की भी नैना चाची जैसी है जो पैसों के लिए ही चाचू के पास आई है। दिव्यांश बोला, अब जो तूने रायता फैलाया है इसे समेट दे। परसों चाचा चाची की सगाई होनी चाहिए, वरना सच कह रहा हूँ शिवाय, तुझे मारते हुए एक बार भी नहीं सोचूंगा। तूने एक बार यह भी नहीं सोचा जब चाचू को दृष्टि और आर्या का सच पता चलेगा तो वह हमारी क्या हालत करेंगे। ऊपर से तूने उनकी शादी में टांग और अड़ा दी। दिव्यांश शिवाय को डांट कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ हीर पूरा किचन समेट रही थी। हीर बहुत सारी क्रॉकरी धो रही थी जिन्हें धोने में हीर को 2 घंटे लग गए। हीर फिर हवेली के मंदिर में गई और अपने गोविंद को सुलाते हुए बोली, गोविंद अब तुम भी सो जाओ, सब सो गए, सुबह आकर जगा दूंगी, बिना किसी नखरे के उठ जाना, कल तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। हीर हवेली के बाहर जाने लगी। हर्षवर्धन अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, हीर को देख रहा था। हीर हवेली के मेन गेट से बाहर जाती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने तेज आवाज लगाकर पूछा, हीर कहाँ जा रही हो? हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर रुक गई और पलट कर बोली, साहब बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ? हर्षवर्धन ने प्यार से पूछा। हीर अपनी हिम्मत जुटाकर बोली, साहब बाहर गार्डन में, जहाँ सब नौकर कमरे में रहते हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन को शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हीर ने तो कितनी मुश्किल से उस हवेली को अपनाया था। शिवाय के कड़वे शब्दों ने हीर को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। हर्षवर्धन बोला, पहले सबको दूध दे दो, रात में सब दूध पी कर सोते हैं, उसके बाद पीहू के लिए खाना लेकर मेरे कमरे में आ जाना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और किचन में चली गई। दूसरी तरफ बाकी सारे फैमिली मेंबर दिव्यांश के कमरे में बैठे थे। सब अपना दिमाग लगा रहे थे कि चाचा और चाची की शादी कैसे की जाए। शिवाय ने तो रायता फैला कर रख दिया था। तभी दिव्यांश कमरे में आया और सब दिव्यांश को सवाल भरी नजरों से देखने लगे। दिव्यांश चेयर पर बैठता हुआ बोला, मैं उसे बहुत डांट कर आया हूँ, धमकी भी देकर आया हूँ, अब देखते हैं उसे अकल आती है या नहीं। कल तक अक्ल नहीं आई तो फिर हम सारे चाचू पर प्रेशर बनाएंगे। पैथर थोड़ा सा माहौल को मजाकिया बनाते हुए बोला, हाँ दिव्यांश सर, मैं तो चाचू को धमकी दे दूंगा कि अगर उन्होंने सिंड्रेला चाची से शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। पैंथर की बात सुनकर विराज को हंसी आ गई। विराज हंसते हुए बोला, चाचू फिर आपके गाल पर चाटा मारकर कहेंगे मर के दिखा। गलती से भी यह धमकी मत दे देना, वरना चाचू सच में मार देंगे। पता है ना, चाचू के सामने कोई मरने की बात करता है तो चाचू उसका क्या करते हैं। तभी दिव्यांश के कमरे के गेट के बाहर आहट हुई। सबने गेट की तरफ देखा तो हीर एक ट्रे में दूध गिलास में लेकर खड़ी थी। राजवीर ने हीर से ट्रे लेकर कहा, चाची आप क्यों परेशान हो रही हैं? घर में बहुत सारे नौकर हैं, वह ले आते हैं। हीर कुछ नहीं बोली, उसके पास राजवीर के सवाल का जवाब ही नहीं था। वह क्या कहती राजवीर से कि उसने खुद को इस घर का नौकर मान लिया है। हीर ने एक नजर सबको देखा और फिर जाने लगी। पैंथर हीर को आवाज लगाने ही वाला था कि दिव्यांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। रूही ने दिव्यांश की तरफ नहीं देखा और बोली, चाची। तभी दिव्यांश ने उसे भी हल्का सा हाथ मार दिया। रूही समझ गई और बोली, गुड नाइट चाची। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से चली गई। फिर सीधा किचन में गई और हीर वहां से दूध लेकर शिवाय के कमरे में चली गई। शिवाय भी हीर से माफी मांगने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माफी मांगना शिवाय की फितरत में नहीं था। पर माफी मांगने के अलावा शिवाय के पास ऑप्शन भी नहीं था। शिवाय अपने ही ख्यालों में था कि हीर एक प्लेट में दूध के 2 गिलास लेकर उसके कमरे में आई। हीर ने धीरे से कहा, साहब दूध। शिवाय ने अपने लिए साहब सुना तो हैरान हो गया। हीर के मुंह से साहब सुनकर शिवाय को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन शिवाय ने यह सब खुद ही तो किया था। आर्या अब तक सो चुकी थी। हीर ने सिवाय आर्या को देखा और हीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्या थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी आर्या को प्यार से देख लेता तो बिना मुस्कुराए नहीं रहता। हीर ने दूध टेबल पर रखा और जाने लगी। हीर कमरे के गेट तक ही गई थी कि शिवाय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, आई एम सॉरी। हीर ने शिवाय की बात ठीक से नहीं सुनी, फिर पलट कर बोली, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? शिवाय ने तो इतनी हिम्मत जुटाकर सॉरी कहा था,
और हीर को सुनाई ही नहीं दिया। सिवाय ने कमरे के एक कोने में देखा जहां उसका दिल खड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा था, जैसे कहना चाहता हो थोड़ी और हिम्मत कर, चाची ने सुना नहीं। सिवाय ने फिर से हिम्मत की और बोला, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वह मैंने आपके साथ किचन में जो कुछ भी किया, किचन मतलब जहाँ आप खाना बनाते हैं, जहाँ मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हीर धीरे से बोली, कोई बात नहीं साहब। हीर वापस जाने लगी, लेकिन फिर पलट कर बोली, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था, सच कहा था। मैं सच में आपके चाचू के लायक नहीं हूँ। आप अपने चाचू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए जो उनके लायक हो। हीर ने यह बात इतनी मासूमियत से बोल दी जैसे सच में उसे हर्षवर्धन से दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हीर अंदर ही अंदर मर रही थी और अंदर ही अंदर रो रही थी। हीर अब मान चुकी थी कि वह सच में ही बहुत मनहूस है। हीर ने जब मुस्कुराना हंसना सीखा तभी उसके साथ यह सब कुछ हो गया। हीर तो यह बात बोल कर चली गई, लेकिन सिवाय का मन बेचैन हो गया। सिवाय का दिल बार बार सिवाय को कोस रहा था। सिवाय के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। हीर वापस किचन में आई और पीहू के लिए खाना लेकर हर्षवर्धन के कमरे में चली गई। हीर जब कमरे में पहुंची तब तक पीहू सो चुकी थी। पीहू को देखकर हीर बोली, साहब आपकी राजकुमारी तो सो गई। हीर की आवाज सुनकर हर्षवर्धन ने पलट कर देखा। हर्षवर्धन बालकनी में खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था। जितनी दर्द से हीर गुजर रही थी, उतनी ही दर्द से हर्षवर्धन भी गुजर रहा था, लेकिन घर का सबसे बड़ा होने की वजह से हर्षवर्धन रिएक्ट नहीं कर रहा था। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं है, खाना तुम खा लो। हीर ने कहा, नहीं, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया। हीर की हालत खाने खाने वाली नहीं थी। वह अपने आंसुओं को संभालती हुई जैसे तैसे हवेली का काम कर रही थी। हर्षवर्धन यह बात जानता था कि हीर ने खाना नहीं खाया, अनजाने में ही सही, लेकिन सिवाय ने हीर को बहुत हर्ट कर दिया। हीर प्लेट लेकर वापस जाने लगी। हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो हीर? हीर पलट कर बोली, साहब नीचे जाकर खा लूंगी। हर्षवर्धन बोला, यहीं सोफे पर बैठकर खा लो, मेरे सर में दर्द है। हीर दबा देना। हीर प्लेट लेकर सोफे पर बैठ गई थी, जैसे तैसे खाना खा रही थी। खा भी क्या रही थी, वह तो बस अपने मुंह में उसे डाल रही थी, जैसे तैसे निगल रही थी। खाने का मन नहीं था। हीर ने थोड़ा बहुत खाकर कहा, साहब खा लिया, अब आपका सर दबा दूं? फिर हर्षवर्धन ने हीर की प्लेट को देखा, जिसमें खाना ना के बराबर ही घटा था। हर्षवर्धन भी समझता था कि हीर को इस वक्त खाने की नहीं, प्यार की जरूरत है। हर्षवर्धन यह भी जानता था, अगर उसने थोड़ा भी हीर से प्यार से बातें की तो हीर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो देगी। हर्षवर्धन इंतजार कर रहा था कि कब सिवाय को अपनी गलती रियलाइज हो और वह माफी मांगे। हर्षवर्धन ने हीर को खाना खाने के लिए प्रेशर नहीं डाला। हर्षवर्धन बेड पर लेट गया और बोला, हीर मेरा सिर दबा दो, सर सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हीर हर्षवर्धन के पास गई और फर्श पर बैठकर हर्षवर्धन का सर दबाने लगी। हीर का मन सच में बहुत रोने को कर रहा था, लेकिन वह यह भी जानती थी चुप कराने वाला कोई नहीं है। यह सब तो हीर के साथ चौधरी साहब के घर में भी होता था। हीर को वहां पर भी कंधा देने वाला कोई नहीं था। हीर हर्षवर्धन के सर पर हाथ रखकर फर्श पर बैठी बैठी ही सो गई। दूसरी तरफ सिवाय पूरी रात ठीक से नहीं सोया। सिवाय जल्द से जल्द अपना फैलाया हुआ रायता समेटना चाहता था। सिवाय भी हीर को दिल से अपना चुका था, बस उसके अंदर माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। फाइनली सिवाय ने रात भर अपने आप को समझा बुझा कर तैयार किया कि वह सुबह चाची चाचू से जाकर माफी मांगे और कल दोनों की सगाई हो जाएगी। सिवाय सुबह उठा और सीधा जाकर हर्षवर्धन के कमरे में घुस गया। सिवाय ने सामने का नजारा देखा तो उसे और ज्यादा दुख हुआ। सच में हीर हर्षवर्धन को पूरे दिल से चाहती थी। हर्षवर्धन बेड पर सो रहा था, पीहू हर्षवर्धन के पास ही सो रही थी, लेकिन हीर फर्श पर बैठी बैठी हर्षवर्धन के माथे पर हाथ रख कर सो रही थी। तभी हीर की आंख खुल गई। हीर की आंखें अपने आप ही कमरे के गेट पर गई जहां सिवाय खड़ा था। सिवाय को देखकर हीर थोड़ा सा घबरा गई। हीर जैसे ही उठने की हुई, उसने महसूस किया कि हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़ी हुई है। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा, लेकिन हर्षवर्धन तो अभी सो रहा था।
शायद नींद में हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ लिया था। हीर हर्षवर्धन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने नींद में भी अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। हीर ने एक बार शिवाय को देखती हुई और एक बार हर्षवर्धन को देखती। हीर को लग रहा था कि शिवाय फिर से उसे गलत समझेगा, लेकिन शिवाय तो माफी मांगने आया था। कुछ मिनट तक जब हर्षवर्धन ने हीर का हाथ नहीं छोड़ा, तो हीर ने हर्षवर्धन को उठाते हुए कहा, साहब उठ जाइए। हीर ने एक दो बार आवाज लगाई तो हर्षवर्धन भी उठ गया। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ वह भी इतनी सुबह। हर्षवर्धन की नजर फिर हीर पर गई। हर्षवर्धन ने देखा उसने अभी हीर का हाथ पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ छोड़ दिया। फिर कमरे से जाने के लिए दो ही कदम चली थी कि शिवाय हीर के सामने आ गया और झटके से घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, सिंड्रेला चाची प्लीज माफ कर दो। शिवाय को ऐसे देखकर हीर को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। हीर ने जहां तक शिवाय को ऑब्जर्व किया था, हीरो लगता था। शिवाय बहुत घमंडी और एटीट्यूड वाला लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक मासूम सा शिवाय भी छुपा है। यह बात तो हीर को पता ही नहीं थी। शिवाय इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशन में हो गया था। दिव्यांश का कहा हुआ एक एक शब्द सही था। सच में हर्षवर्धन को भी किसी के साथ की जरूरत थी। कोई गलत लड़की रघुवंशी मेंशन में ना आ जाए, इसलिए उसने 4 साल तक शादी नहीं की। हर्षवर्धन ने सोच समझकर ही हीर को अपने लिए चुना था। हीर शिवाय को देखकर बोली, आप उठ जाइए, ऐसे मत कीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया। शिवाय नहीं उठा और ना ही अपने हाथों को अलग किया। शिवाय अब भी हाथ जोड़कर बोला, आप समझ नहीं रही हैं, मैं आपसे केवल माफी नहीं मांग रहा, माफी के साथ साथ आपसे कह रहा हूँ कि मेरे चाचू से शादी कर लीजिए। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती हैं। हर्षवर्धन बेड पर बैठता हुआ बोला, अगर पिटने का इतना ही शौक है तो मैं मार देता हूँ। एक बार मेरे हाथ का थप्पड़ खा लेगा तो दोबारा नहीं मांगेगा। शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। तभी पीछे से बाकी सब बोले, चाचू अब कर दो ना माफ, अब हो तो गई। शिवाय को अपनी गलती रियलाइज। हर्षवर्धन बेड से खड़ा हुआ, फिर हल्के गुस्से में बोला, मुझे नहीं करना माफ और ना ही यह शादी करनी है। यह सुनते ही सब एक साथ बोले, वह जैसे हर्षवर्धन को चिढ़ा रहे हों। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से कहा, यह सब बाहर जाकर करो, मेरे कमरे में नहीं। लेकिन कोई भी वहां से नहीं हिला। शिवाय भी खड़ा हो गया और बोला, चाचू माफी मांग तो रहा हूँ, कर दीजिए ना माफ। हर्षवर्धन बोला, ना ही मुझे किसी को माफ करना और ना ही यह शादी करनी है, अब तुम सब जाओ यहाँ से। हर्षवर्धन शादी के लिए मना कर रहा था, इसलिए हीर को कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही हीर ने भरे गले से कहा, अगर साहब मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो आप सब क्यों जिद कर रहे हैं, जाइए, इनके सर में दर्द हो जाएगा, वैसे भी बहुत काम करते हैं। सब हैरानी से हीर को देख रहे थे। हीर ऐसी सिचुएशन में भी हर्षवर्धन का कितना साथ दे रही थी। रूही थोड़ा नाराज भरी टोन में बोली, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। रूही कमरे में आई और कसकर हर्षवर्धन को गले लगाकर बोली, चाचू आपने सिंड्रेला चाची को रुला दिया। दिव्यांश ने कमरे के अंदर आया और हर्षवर्धन के गले लगकर बोला, चाचू सच में चाची रो देगी, बस करो ना। हर्षवर्धन ने रूही और दिव्यांश दोनों को कसकर गले लगाया हुआ था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने दोनों को हटाया और हीर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हारी सिंड्रेला चाची को मैंने रुलाया है तो मैं हंसा भी दूंगा। हर्षवर्धन 4 कदम चलकर हीर के पास गया और उसे बाहों में भरकर खड़ा हो गया। हीर के आंसू जो अभी आंखों में ही थे वह बह गए। हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूम कर कहा, सॉरी हीर, अगर मैं थोड़ा सख्ती से पेश नहीं आता तो यह गधा शिवाय कभी भी तुमसे माफी नहीं मांगता। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय और विराज को देखकर कहा, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हें मेरे गले लगने में इंटरेस्ट नहीं है। शिवाय जल्दी से उनके पास आया और उन्हें गले लगाकर बोला, सॉरी चाचू, सच में गलती हो गई। गले तो विराज भी लगना चाहता था, लेकिन अपने पैरों के चलते वह बस हर्षवर्धन के पास आकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने सबको हटाया और झुककर विराज को गले लगा लिया। धीरे धीरे सब मक्खी की तरह हर्षवर्धन और विराज से चिपक गए। काफी मेल मिलाप के बाद
हर्षवर्धन ने सबको इशारा किया, लेकिन कोई भी जानबूझकर उस इशारे को समझना नहीं चाहता था। हर्षवर्धन सबसे कहना चाहता था कि बाहर जाओ, मुझे हीर के साथ वक्त बिताना है, लेकिन सब हर्षवर्धन की बात को अनदेखा कर रहे थे। सिवाय थोड़ा सा हर्षवर्धन को चिढ़ाते हुए बोला, मुंह से बोल कर बताइए ना, क्या कहना चाहते हो? इशारे समझ नहीं आ रहे। पैंथर भी कहाँ कम था, पैंथर भी बेड पर चौकड़ी मार कर बैठ गया और बोला, हाँ चाचू, क्या कहना चाहते हैं आप हमें? दिव्यांश भी पैंथर के पास आकर बैठकर बोला, हाँ तो चाचू, या इशारों में क्या गेम खेल रहे हो? मुंह से बताइए। हर्षवर्धन ने सबको देखा और ना में गर्दन हिला दी। हिलाकर खुद से कहा, सारे मेरे ही भतीजे हैं, मानेंगे नहीं। हर्षवर्धन कबर्ड की तरफ गया, फिर उसमें से टॉवल निकाल कर कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। हर्षवर्धन बाथरूम में चला गया। हर्षवर्धन को देखकर सब हंसने लगे, सिवाय हीर को देख रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया। सच में हीर बहुत इनोसेंट थी और इसलिए उसने थोड़े से टाइम में ही सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। वह भी एक ऐसी जगह जिसे बनाना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद पीहू भी उठ गई और हीर ने पीहू को गोद में उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। धीरे धीरे एक एक करके हर्षवर्धन के कमरे में से सब चले गए। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। किसी के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं थी। सिवाय ने जितना रायता फैलाया था वह सारा रायता समेट दिया था। हर्षवर्धन खाना खा रहा था और हीर सबको सर्व कर रही थी। सिवाय बोला, सिंड्रेला चाची, आप भी बैठकर खा लीजिए। हीर बोली, पहले आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सिवाय दिव्यांश दोनों को यशोदा माँ की याद आ गई। वह भी सबको खिलाने के बाद ही खाती थी। तभी हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने कल गोविंद से कहा था कि तुम खीर बनाओगी, लेकिन तुमने खीर तो बनाई नहीं। हीर बोली, मैं तो भूल गई, मैंने तो आज गोविंद को मक्खन खिला दिया, मैं उनके लिए कल बना दूंगी। हर्षवर्धन बोला, तुम्हारे गोविंद कल खा लेंगे, लेकिन मैं कल नहीं खाऊंगा, मुझे तो आज ही खानी। मुझे लगा तुम गोविंद के लिए बनाओगी तो मुझे भी दे दोगी, लेकिन तुमने तो गोविंद के लिए ही नहीं बनाई। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है साहब, मैं आपके लिए खीर बना दूंगी। थोड़ी देर तक सबने डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक की और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की। हर्षवर्धन सबको देख रहा था। हर्षवर्धन ने उस एक्सीडेंट के बाद सबको एक साथ पहली बार देखा था। सब अपने में ही गुम हो गए थे। सिवाय दिव्यांश ने खुद को बिजनेस में झोंक दिया था। विराज ने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया था। हर्षवर्धन का बिखरा हुआ परिवार आज साथ था और कहीं न कहीं हर्षवर्धन यह सब हीर की वजह से मानता था। उसे हीर को देखकर लगता था कि वह हीर ही है जो यशोदा भाभी की कमी इस घर में पूरी कर सकती है। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। हीर भी खुश होकर हर्षवर्धन के लिए खीर बना रही थी। हीर ने खीर में बहुत सारी ड्राई फ्रूट डाली थी। हीर ने खीर को सर्व किया, फिर सबको दे दी और आखिर में खीर की कटोरी लेकर हर्षवर्धन के कमरे में गई। हीर आज खुश थी, फिर से जीना सीख रही थी। हीर हाथ में खीर की कटोरी को पकड़े हर्षवर्धन के बिल्कुल पास जाकर बोली, साहब। हर्षवर्धन ने पलटकर हीर की तरफ देखा और लैपटॉप साइड में रख दिया। हर्षवर्धन ने खीर की कटोरी को पकड़ लिया और उसे खाते हुए बोला, सच में हीर, तुमने तो बहुत टेस्टी खीर बनाई है। हीर ने हल्की सी मुस्कुराहट हर्षवर्धन को दी और बोली, धन्यवाद साहब। हर्षवर्धन को शरारत सूझ गई और वह बोला, हीर, उस दिन बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? हीर ने हैरानी से पूछा। हर्षवर्धन एक मीठी सी मुस्कान के साथ बोला, वही जो तुमने मुझसे पिज्जा खाते हुए पूछी थी। किस का मतलब? यह सुनते ही हीर के रोंगटे खड़े हो गए। हीर को सिवाय ने पहले ही किस का मतलब मारूंगा बता दिया था। हीर ने भी अपनी मासूमियत के चलते सिवाय की बात को सच मान लिया था। हीर भरे गले से बोली, साहब, आप मुझे शादी के बाद किस क्यों करेंगे? हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह बोला, क्योंकि सब करते हैं, मैं भी करूंगा, रोज करूंगा। यह सुनते ही हीर की आंखों में पानी बह गया। हर्षवर्धन ने जब हीर को ऐसे देखा तो पूछ लिया, हुआ क्या है तुम्हें? तुम बात बात पर अपनी आंखें क्यों नम कर लेती हो? हीर थोड़ी सी आंखें बंद करते हुए बोली, साहब, जब मैं कोई गलती
करूंगी तभी तो आप मुझे किस करेंगे, पर मैं कोई गलती नहीं करूंगी, सारा काम अच्छे से करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जो आप कहेंगे जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। हर्षवर्धन को हीर की बात आधी अधूरी समझ आ रही थी। हर्षवर्धन बोला, गलती करूंगी मतलब मैं तो बिना गलती के भी करूंगा। हीर फिर से नम आंखों से बोली, लेकिन साहब क्यों करेंगे, मैंने ऐसा किया क्या है जो आप मुझे बिना गलती के भी मारेंगे। हीर फिर से बकते हुए बोली, साहब चौधरी साहब के घर में भी मुझे गलती पर मारते थे, तो क्या आप बिना गलती मारेंगे, आप भी तो गलती पर ही मारेंगे। हीर की बात सुनकर अब हर्षवर्धन सीरियस हो गया। हर्षवर्धन बोला, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं क्या तुम्हें मारने के लिए शादी कर रहा हूँ। तुम गलती भी करोगी तभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि पतियों को मारने का अधिकार नहीं होता, और अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देते हैं। हीर भी ना समझी में बोली, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप मुझे रोज मारेंगे, बिना गलती के भी मारेंगे। अब हर्षवर्धन ने अपना माथा पीट लिया। हर्षवर्धन बोला, हीर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो। समझ तो हीर को भी नहीं आ रहा था। एक छोटे से शब्द ने हीर और हर्षवर्धन के बीच में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी थी। थोड़ी देर अपना दिमाग चलाने के बाद हर्षवर्धन बोला, तुम्हें किसका मतलब किसने बताया। हीर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सिवाय भैया ने। सिवाय का नाम सुनते ही हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ गया। सिवाय ने जो कुछ भी किया था उसे तो हर्षवर्धन ने आराम से माफ कर दिया, लेकिन इस बार सिवाय ने हीर का मजाक उड़ाया था, उसके अनपढ़ होने का मजाक उड़ाया था, और हर्षवर्धन को यह बात बहुत बुरी लगी। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे कमरे से खींचकर हॉल में ले आया। हर्षवर्धन ने बहुत तेज चिल्लाकर कहा, सिवाय सिवाय जहां कहीं भी हो बाहर आओ। 2-3 मिनट बाद ही सिवाय हर्षवर्धन के सामने आ गया। सिवाय को एक सेकंड के लिए लगा कि हर्षवर्धन को शायद आर्या और दृष्टि के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर चाचू ने दिव्यांश को क्यों नहीं बुलाया। हर्षवर्धन इतने गुस्से में था कि सब धीरे धीरे हॉल में आ गए। हर्षवर्धन को देखकर लग रहा था कि आज सच में हर्षवर्धन सिवाय पर फट जाएगा। हीर तो चुपचाप खड़ी थी, उसने भी पहली बार हर्षवर्धन को इतने गुस्से में देखा था। जब हर्षवर्धन ने सतीश की पिटाई की थी तब भी वह इतना गुस्से में नहीं था। हर्षवर्धन ने गुस्से में सिवाय को देखकर पॉइंट करते हुए कहा, हीर को किसका मतलब तुमने बताया था। सिवाय और रूही को याद आया कि जब सिवाय हवेली में आया था तो कैसे हीर का मजाक उड़ा रहा था। हर्षवर्धन की बात सुनकर सिवाय शर्मिंदा हो गया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने फिर गुस्से में पूछा, सिवाय मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हीर को किसका मतलब तुमने बताया था। सिवाय ने गर्दन नहीं उठाई और धीरे से कहा, जी चाचू। हर्षवर्धन को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने चिल्ला कर कहा, अब तुम अपनी चाची का मजाक उड़ाओगे। अगर हीर कुछ कहती नहीं है तो जिसका जो मन करेगा वह हीर से कहेगा। सिवाय तुमने एक बार नहीं सोचा, अज्ञान होना बेहतर होता है अधूरा ज्ञान प्राप्त करने से। तुमने हीर को अधूरा ज्ञान देने की कोशिश की। सिवाय अब भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा रहा। हर्षवर्धन बहुत देर से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब गुस्सा कंट्रोल करना उसकी हद से बाहर हो गया। हर्षवर्धन ने गुस्से में सिवाय पर हाथ उठा दिया, लेकिन चाटा सिवाय को लगता उससे पहले ही हीर सिवाय के सामने आ गई और हर्षवर्धन का चाटा हीर के गाल पर पड़ा। चाटा इतना तेज था कि हीर लड़खड़ा गई। हीर गिर जाती उससे पहले ही सिवाय ने हीर को पकड़ लिया। सिवाय हैरान हो गया कि उसकी गलती की सजा हीर ने अपने ऊपर ले ली। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को संभालते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस सिवाय के लिए चाटा खा रही हो या गधा सिवाय जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया। हीर की आंखों में तो आंसू थे और गाल पर हर्षवर्धन की उंगलियों के निशान। हर्षवर्धन को सिवाय पर अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को संभाल रखा था, अगर हीर नहीं होती तो अब तक सिवाय को पकड़कर पीट चुका होता। हर्षवर्धन गुस्से में एक कदम सिवाय की तरफ बढ़ा और सिवाय 4 कदम पीछे हट गया। बाकी सब खड़े हुए, एक बार सिवाय को देखते और एक बार हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने गुस्से में सबको घूर कर देखा और कुछ ही सेकंड में सब वहां से गायब हो गए। सिवाय तो गार्डन में भाग गया। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा देखा जो चाटे की वजह से लाल हो गया था। हर्षवर्धन को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। हर्षवर्धन ने अगले ही पल हीर को गोद में उठा लिया
और सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ बोला, आज के बाद अगर हीर का किसी ने मजाक उड़ाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम सबके साथ क्या करूंगा। तुम जो आसपास पिलर के पीछे खड़े होकर मेरी बात सुन रहे हो, यह सब मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। 2 दिन बाद हीर तुम्हारी चाची बन जाएगी और मैं चाहता हूं कि तुम हीर को चाची जितनी ही रिस्पेक्ट दो, और अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता वह मुझे अभी बता दे, उसकी हड्डी मैं आज ही तोड़ दूंगा। हर्षवर्धन सही कह रहा था। सब आसपास ही छुपे थे, कोई पिलर के पीछे, कोई सोफे के पीछे, कोई चेयर के पीछे, कोई गेट के पीछे। राजवीर नहीं छुपा था, लेकिन राजवीर के पीछे रूही छुप गई थी। राजवीर का लंबा चौड़ा शरीर रूही को आराम से छुपा लेता था। सब जानते थे अगर आज के बाद हीर को किसी ने कुछ भी कहा तो चाचू सच में उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। हर्षवर्धन हीर को लेकर ऊपर चला गया। रूही जो राजवीर के पीछे छुपी हुई थी वह आगे आकर बोली, मैंने सिवाय भैया को मना किया था लेकिन मानते ही नहीं है। तभी बोला था मैंने कि मैं चाचू से शिकायत कर दूंगी, लेकिन तब भी चाची को किसका मतलब मारूंगा बता दिया। अब तो चाचू सिवाय भाई को छोड़ेंगे नहीं। राजवीर बस रूही की बात सुन रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। रूही जब राजवीर के पीछे खड़ी थी तो राजवीर के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। राजवीर को रूही को लेकर फीलिंग तो आ गई थी, लेकिन राजवीर ने अपनी फीलिंग को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया हुआ था। क्या 2 दिन बाद क्या हीर और हर्षवर्धन की शादी हो पाएगी या नहीं? क्या सतीश हीर को परेशान करेगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।